Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, आप सभी के सहयोग के कारण चैनल अच्छा चल रहा है, अच्छा आपका रिस्पांस मिल रहा है। सभी का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, बहुत ही शानदार आप इस तरीके से पढ़ रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, हमारी मेहनत सार्थक हो रही है। साथियों, टीचिंग मेथड की क्लास नंबर 65 लेकर आया हूँ आपके लिए। और दोस्तों, यहाँ पर उद्देश्य का टॉपिक अपने चल रहा था। सभी विषय के लिए ये टॉपिक उपयोगी है और सभी सब्जेक्टों में दोनों लेवल के लिए ये टेस्ट जो ये वीडियो है ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो मित्रों, उद्देश्य के अंतर्गत मैंने आपको 2 वीडियो पहले भी उपलब्ध करा चुका हूँ और आज का ये उद्देश्य का तीसरा और अंतिम वीडियो है। आज आपका उद्देश्य का टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो साथियों, मैंने उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों उद्देश्य के 6 प्रकार बताए थे आपको। और 6 प्रकार में से आपको ये भी बताया था कि कौन कौन से जो ज्ञानात्मक के हैं 3 उद्देश्य लिए, भावात्मक के 2 उद्देश्य लिए, क्रियात्मक का 1 उद्देश्य लिया। और इस प्रकार से 6 उद्देश्य निर्धारित किए थे दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण हेतु। उसमें मैंने आपको पहला जो उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य वो आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके 2 पार्ट थे, प्रत्यक्ष स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, वो भी आपको बता चुका हूँ। साथियों, ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका जो लिंक है वो वापस उस चीज़ से जुड़ जाए। बात करेंगे उद्देश्य जो दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण हेतु होते हैं। दूसरे प्रकार के उद्देश्य की जिसका नाम है अवबोधात्मक उद्देश्य या इसको अवबोध उद्देश्य के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, अवबोध का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में समझ या जान लेना। अवबोध का अपन कहते हैं ना कि अवबोधात्मक उद्देश्य जो आप दैनिक पाठ्य योजना में लिखते हो। तो मित्रों, ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ रूप को ही अवबोध कहते हैं। जो ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ रूप है उसको ही अवबोध के नाम से जाना जाता है। सर्वश्रेष्ठ मतलब आप किसी चीज़ को पहचान रहे हो तो वो अवबोध नहीं है, वो है आपका ज्ञान। लेकिन उसका सर्वश्रेष्ठ रूप जो है वो ही क्या कहलाएगा? अवबोध कहलाएगा। जिसे मैं बताना चाहूँगा, जिसे आप किसी चीज़ को बार बार सुनते हो, किसी चीज़ को बार बार बोलते हो, किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हो, तो वो तो कहलाएगा आपका अवबोध। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को एक बार सुनते हो, एक बार बोलते हो, एक बार पढ़ते हो, तो वो कहलाएगा आपका ज्ञान। इस तरह से एग्ज़ाम में छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करना है। आपको याद रखना है कि एक बार में तो ज्ञान कहलाएगा और बार बार वो चीज़ की जाती है तो वो अवबोध कहलाएगा। मित्रों, डायरेक्टली प्रश्न आता है कि अंतर खोजना, किसी भी 2 चीज़ों के बीच में अंतर खोजना क्या कहलाएगा? तो उसको अवबोध कहते हैं। तुलना करना, किसी भी 2 या 2 से अधिक चीज़ों के मध्य आप तुलना करने लग जाते हो कि ये अच्छी है, ये बुरी है, इसमें ये गुण है, इसमें ये दोष है, तो वो भी अवबोध ही कहलाता है। आप 2 वस्तुओं के मध्य या 2 से अधिक वस्तुओं के मध्य वर्गीकरण कर सकते हो तो वो भी आपका अवबोध के अंतर्गत ही आता है। संबंध स्थापित करना, किसी भी 2 चीज़ या 2 से अधिक चीज़ों के मध्य संबंध स्थापित कर लेते हो, वो भी अवबोध में आएगा। समस्या के कारणों का पता लगाना मतलब निदान करना, ठीक है। निदान करना कौन से उद्देश्य के अंतर्गत आता है? अवबोध के अंतर्गत आता है। याद रखना इस चीज़ को, बहुत ही शानदार है। समस्या के कारणों का पता लगाना अवबोध के अंतर्गत आता है और समस्या के कारणों का पता लगाना ही क्या कहलाता है? निदान कहलाता है। मतलब निदान किस में आता है? अवबोध में आता है। विभेद करना, विभेद का मतलब आप उसमें उसको अलग अलग कर सकते हो, उनमें जो भेद है, उनमें जो अंतर है उसको खोज सकते हो। भिन्नता बताना, उसमें जो भिन्नताएं हैं किसी भी चीज़ों में उसको बता सकते हो। समानता निकालना, व्याख्या करना आदि चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? मित्रों, अवबोध के अंतर्गत आती है। तो आशा है आपको अवबोध समझ में आया होगा कि जो सेकंड उद्देश्य है, जो दैनिक पाठ्य योजना के लिए 6 उद्देश्य हैं, उनमें जो सेकंड उद्देश्य है अवबोध, उसका मतलब क्या होता है। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तीसरा पढ़ेंगे मित्रों। तीसरा है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग का मतलब क्या है कि आपने जिस ज्ञान को सीखा है, ठीक है, आपने कक्षा में या कहीं पर जिस ज्ञान को सीखा है, अगर आप उसका नवीन परिस्थितियों में उपयोग करना जानते हो या किसी अन्य परिस्थिति में उसका उपयोग कर सकते हो तो उसको ही ज्ञानोपयोग कहा जाता है। ज्ञानोपयोग मतलब ज्ञान का उपयोग करना। आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका उपयोग करना सीख लिया तो वो ही ज्ञानोपयोग कहलाएगा। जैसे आप किसी चीज़ के बारे में निर्णय लेते हो,
अपने खुद के विचार प्रस्तुत करते हो, भाषण देते हो, किसी चीज़ के प्रति निर्देश देते हो, किसी को सुझाव देते हो, सलाह देना, संप्रत्यय का निर्माण करना, समस्या का हल खोजना। ठीक है, आप किसी समस्या का हल स्वयं खोजते हो, किसी चीज़ का निष्कर्ष स्वयं निकालते हो, स्वयं के उदाहरण किसी चीज़ पर देने लग जाते हो, स्वयं के नियम बनाने लग जाते हो, स्वयं खुद ही प्रश्नों का निर्माण करने लग जाते हो। दैनिक पाठ योजना बनाना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ स्टार कर लेना इस पे कि दैनिक पाठ योजना बनाना कौन से उद्देश्य की पूर्ति करता है, तो आपका आंसर रहेगा ज्ञानोपयोग की। नियोजन करना आदि ज्ञानोपयोग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी के। ज्ञानोपयोग मतलब सीखे गए ज्ञान का नवीन परिस्थिति में या किसी अन्य परिस्थिति में उपयोग करना। मैंने इसके उदाहरण बता दिए, ये जो उदाहरण है इनमें से डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न आ जाएंगे। अगर उद्देश्य में से प्रश्न आया तो आप यकीन मानिए जो मैंने यहाँ आपके लिए उदाहरण लिखे हैं इससे बाहर एक भी उदाहरण नहीं जाएगा। तो आप इन उदाहरणों को अच्छी तरह से कंठस्थ कर ले हुए। ठीक है, चौथा प्रकार देखेंगे मित्रों। चौथा प्रकार आता है अभिरुचि। अभिरुचि का मतलब क्या होता है, सभी समझते हो इस चीज़ को। अभिरुचि मतलब है किसी भी चीज़ के प्रति आपकी रुचि का होना। ठीक है, जैसे गणित में कई बच्चों की रुचि नहीं होती है, कई बच्चों की हिंदी में ज़्यादा रुचि होती है, कई बच्चों की साइंस में ज़्यादा रुचि होती है। तो मतलब जिसको पढ़ने में मज़ा आए, जिस क्रिया को करने में मज़ा आए, वही क्या कहलाएगा, अभिरुचि कहलाएगा। जैसे यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार बन सकते हैं कि सीखने में रुचि लेना कौन से उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, तो अभिरुचि। कोई बालक किसी भी चीज़ को सीखने में रुचि ले रहे हैं मतलब कौन से उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, अभिरुचि की। कक्षा में निरंतर उपस्थित रहना, कोई बालक रोजाना लगातार स्कूल आता है, पूरे टाइम तक कक्षा में रहता है, तो ये भी अभिरुचि के अंतर्गत शामिल है। कक्षा में अधिक से अधिक प्रश्न करना, अध्यापक कोई भी चीज़ पढ़ा रहा है उससे संबंधित प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछ रहे हैं, मतलब वो भी क्या है, अभिरुचि है। संबंधित पुस्तकें पढ़ना, संबंधित पुस्तकें मतलब जैसे आप रीट की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अब रीट की तैयारी में आप साइकोलॉजी पढ़ते हो, टीचिंग मेथड पढ़ते हो, अब आपको उससे संबंधित कोई पुस्तक मिली और आपको लगा कि हाँ यार अच्छी पुस्तक है, उस पुस्तक को भी आप पढ़ने लग गए, तो वो भी अभिरुचि ही कहलाएगा। पुस्तकालय का उपयोग करना, पुस्तकालय में अन्य पुस्तकें पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, वाचनालय का उपयोग करना आदि सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती है, अभिरुचि के अंतर्गत आ जाती है। तो मित्रों अभिरुचि का मतलब ये है कि आप सीखने के प्रति यदि तत्पर रहते हो, तैयार रहते हो, सीखने के प्रति रुचि आपकी है, तो वो उसको उद्देश्य को ही अभिरुचि के अंतर्गत रखा जाता है। जो यहाँ पर मैंने उदाहरण दिए हैं इनको अच्छी तरह से लिख ले हुए या याद कर ले हुए। मित्रों आशा है आपको मैं अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराता होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा मैं आपको अच्छी चीज़ें उपलब्ध कराऊंगा उतना ज़्यादा आप लगातार मुझसे जुड़ के रहोगे, क्योंकि मेरा ये मानना है मित्रों कि मैं वो चीज़ें आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाऊँ जो आपके लिए बेहद ही शानदार और उपयोगी हो। तो साथियों धन्यवाद सभी का बहुत बहुत, जो आप सभी वीडियो को देखते हैं, बहुत ही प्यार मिलता है आपका, इसके लिए मैं आपसे वापस बिल्कुल अच्छी तरह से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको और अच्छा मैटर उपलब्ध कराऊँ। मित्रों पांचवा जो उद्देश्य आता है, पांचवा उद्देश्य है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति मतलब एप्टीट्यूड जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, मतलब होता है आपका दृष्टिकोण। क्या होता है ये, दृष्टिकोण। किसी भी चीज़ को देखने का आपका नज़रिया ही क्या कहलाता है, आपका अभिवृत्ति कहलाएगी। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप किस तरीके से देखते हो, तो यह अभिवृत्ति। साथियों जो ये अभिवृत्ति का मतलब है, इसका मतलब यूँ नहीं है कि आपकी वृत्ति हमेशा, अब जो अभिवृत्ति है वो हमेशा सकारात्मक ही रहेगी। आपकी अभिवृत्ति नकारात्मक भी हो सकती है, तो वो भी अभिवृत्ति के अंतर्गत ही आता है। जिसे देखते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना किसी भी चीज़ के प्रति। जैसे आप सोचते हो कि यार मुझे तो गणित कम आती है, मेरा तो गणित में नंबर बहुत ही कम आएंगे, मेरे विज्ञान में नंबर बहुत ही कम आएंगे, साइकोलॉजी मुझे समझ नहीं आती है, तो इस चीज़ के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना ये भी अभिवृत्ति में आएगा। उचित दृष्टिकोण अपनाना, किसी भी चीज़ के प्रति आप सही दृष्टिकोण अपना लेते हो, किसी का आदर करते हो, किसी का सम्मान करते हो, किसी को महत्व देने लग जाते हो, एकता का विकास करते हो, एकता नहीं है सॉरी ये अनुस्वार गलती से लग गया, एकता का विकास करते हो आप भावनात्मक विकास करते हो, किसी से घृणा करना, देखो ये नकारात्मक में आ गया ना, किसी से घृणा करना,
किसी से ईर्ष्या करना, धारणा का निर्माण करना, सोच उत्पन्न करना आदि सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती है? अभिवृत्ति के अंतर्गत आ जाती है। तो मित्रों, अभिवृत्ति का मतलब सकारात्मक अभिवृत्ति भी हो सकती है और नकारात्मक अभिवृत्ति भी हो सकती है। तो ये है पांचवा उद्देश्य जो दैनिक पाठ योजना के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। और मित्रों, छठा और अंतिम उद्देश्य पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है कौशल, या इसको आप कौशलात्मक उद्देश्य भी कह सकते हो। यह क्रियात्मक उद्देश्य का अंतिम और उच्च स्तरीय उद्देश्य होता है। मित्रों, बात करेंगे कौशल। कौशल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को आप बनाते हो या प्रस्तुत करते हो तो उसका एक निश्चित तरीका होता है, आप उसको कितनी अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हो दूसरों के सामने, वो आपका होता है कौशल। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मैं आपको किसी भी तथ्य को किस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, आपको वो समझ में आता है या नहीं आता है, आपको वो पसंद आता है या नहीं आता है, वो कौशल होता है। जैसे मान लीजिए मेरी पढ़ाई हुई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है, कोई और अन्य टीचर है उसका आपको बहुत अच्छा लगता है कि ये सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब उनके अंदर मेरे से ज़्यादा कौशल है, मेरा यहाँ पर कौशल कम है। इस प्रकार ये कहलाता है कौशल या कौशलात्मक उद्देश्य। मित्रों, यहाँ पर कौशलात्मक उद्देश्य में भी मैं आपको बहुत सारे उदाहरण बताने वाला हूँ। जैसे क्रियात्मक स्वरूप विकसित करना। भाई पहली चीज तो ये है, कौशल का मतलब क्रिया से लिया जाएगा, जिसमें कुछ क्रिया की जाती है, क्योंकि कौशल क्रियात्मक उद्देश्य का अंतिम उद्देश्य, ठीक है। जो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक उद्देश्य के 6 वर्गीकरण किए हैं, उसमें छठा और अंतिम उद्देश्य किसका है? क्रियात्मक का है, कौशल। तो क्रियात्मक स्वरूप विकसित करना मतलब किसी भी चीज के प्रति आप क्रिया करते हो उसको और अच्छी तरह से विकसित करना। चित्र बनाना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। चित्र पहचानना तो होता है, चित्र पहचानना तो होता है ज्ञान, और चित्र बनाना होता है कौशल। मित्रों, याद रखना इस चीज को। रंग भरना, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिससे चित्र तो बना दिया, लेकिन बहुत अलग अलग स्टूडेंटों में अलग अलग ये कौशल पाया जाता है। कोई उस चित्र को रंगों के माध्यम से बहुत ही शानदार बना देता है और कोई उस चित्र को बहुत ही बिगाड़ देता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अच्छा बनाने वाला है उसके अंदर कौशलात्मक उद्देश्य बहुत अच्छी तरह से पूर्ण रूप से है। नेक्स्ट, मानचित्र बनाना। मित्रों, मानचित्र की पहचान करना तो ज्ञान है और मानचित्र बनाना कौशल है। कोई सा भी आप मानचित्र बनाते हो, चित्र बनाते हो, मानचित्र को भरते हो, श्यामपट्ट पर लिखते हो। देखो कई ऐसे अध्यापक होते हैं, जैसे मैं खुद मेरा उदाहरण बता देता हूँ कि मानचित्र पे मेरी श्यामपट्ट पे मेरी जो राइटिंग है वो बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। और बहुत सारे ऐसे अध्यापक होते हैं जो श्यामपट्ट पर बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनके अंदर कौशल उद्देश्य है। सुलेख का विकास करना, अच्छा लिखना, कविता का स्वर वाचन करना। देखो, कविता का स्वर वाचन करना मतलब स्वर सहित, जो सुनने में बहुत ही प्यारा लगे, वो भी कौशल ही कहलाता है। अभिनय करना, प्रदर्शन करना, हाव भाव प्रदर्शित करना, अनुशासन स्थापित करना, कक्षा पर नियंत्रण रखना, ये सभी चीज़ें भी किसके अंतर्गत आ जाती है मित्रों? कौशल के अंतर्गत ही आ जाती है। आप सहायक सामग्री का प्रयोग किस तरीके से करते हो, वो भी कौशल के अंतर्गत आ जाती है। जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपके पास श्यामपट्ट है, आप श्यामपट्ट का यूज किस तरीके से करते हो। कोई अध्यापक श्यामपट्ट का बहुत ही शानदार तरीके से यूज करता है और किसी को यूज करना ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये भी कौशल है। प्रयोगशाला में प्रयोग करना। मित्रों, प्रयोग का प्रदर्शन करना, प्रयोग का प्रदर्शन करना भी एक कौशल है कि कोई अध्यापक है वो बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन देता है किसी प्रयोग का, आप उसको देखते हो, क्या सोचते हो, वाह यार कितनी अच्छी तरह से बताए, क्या है ये भी कौशल है। चार्ट बनाना, मॉडल बनाना आदि समस्त क्रियाएं कौशल में शामिल होती है। तो मित्रों, ये उद्देश्य का टॉपिक आपका पूरा हो चुका है और 100% अगर आपने तीनों वीडियो देखे हो तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए शाम को 5 बजे या 6 बजे के लगभग आपके लिए शिक्षण जो उद्देश्य है, इसमें आपका एक टेस्ट आने वाला है जिसमें 20 प्रश्न रहेंगे और ये 20 प्रश्न आप अच्छी तरह से सोल्व करना ताकि आपका जो ये टॉपिक है वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। साथियों, अभी साइकोलॉजी की क्लास आनी बाकी है, अभी आपके हिंदी शिक्षण का टेस्ट बाकी है।
जिसमें 30 प्रश्न रहेंगे। सभी के लिए बेहद उपयोगी ये टेस्ट होने वाला है। तो मित्रों बहुत ही जल्द ये टेस्ट भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। एसएसटी की क्लास आपके अपलोड कर दी गई है, टेस्ट सीरीज जो 7वें नंबर का टेस्ट है मोहन लाल जी सर के द्वारा। मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में।